Hello students, welcome back to CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next chapter, chapter number 5 from our Hornbill book, and the name of chapter is The Ailing Planet, The Green Movement's Role, written by Nani Palkiwala. ओके आज के इस क्लास में हम क्लास 11th हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 5 रीड करने वाले हैं, जिसका नेम है द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, जिसको नानी पालकीवाला के द्वारा लिखा गया है. सो स्टूडेंट्स, पहले हम चैप्टर का नेम ही समझ लेते हैं, जो कि है द एलिंग प्लैनेट. एलिंग मीन्स क्या होता है? बीमार. प्लैनेट का मतलब तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ग्रह. मीन्स हमारे अर्थ को ही क्या कहा गया है? एलिंग प्लैनेट. मतलब हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्रह है, वो क्या हो चुका है? बीमार हो चुका है, जिसके लिए द ग्रीन मूवमेंट्स रोल को स्टार्ट किया गया था. द ग्रीन मूवमेंट्स रोल क्या है, ये जब हम चैप्टर रीड करने स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा. लेकिन मोरल ऑफ द चैप्टर ये है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या हो चुका है? बहुत ज़्यादा वो नुकसान हो चुका है. जो फॉरेस्ट हैं, जो ग्रीन लैंड्स हैं, वो क्या हो चुके हैं? नष्ट हो चुके हैं. और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सारी चीज़ें शायद बचे ही ना. तो हमको क्या करना चाहिए? अपने ग्रीन एनवायरनमेंट, अपने इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, ताकि कि हमारे जो आने वाली फ्यूचर हैं वो क्या कर सके? इसका यूज़ कर सके. ठीक है, तो ये पूरे जो चैप्टर स्टोरीज़ है उसमें ग्रीन मूवमेंट के बारे में ही बताया गया है, अपने एनवायरनमेंट के बारे में बताया गया है कि हमारा एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा आज नुकसान हो चुका है, जिसके वजह से हमारे फ्यूचर जनरेशन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा. सो लेट बी स्टार्ट अवर चैप्टर. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. Okay, here gripped means क्या होता है? किसी भी चीज़ को या फिर किसी को भी सोचने में मजबूर करना. तो हमको ये बोला जा रहा है कि कोई भी ये याद नहीं कर पा रहा होगा, खुद को ये रिकॉल नहीं कर पा रहा होगा, या फिर खुद को ये सोचने में मजबूर कर रहा होगा कि हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में जो कि एक ग्रीन मूवमेंट है, जो हमारे चैप्टर का ही नेम है, तो ग्रीन मूवमेंट लगभग से 25 ईयर्स पहले स्टार्ट किया गया था. In 1972, the world's first nationwide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. Okay. और ये अभी का स्टोरी नहीं है, ये पहले का स्टोरी है. तो बताया जा रहा है कि 1972 में हमारे इस वर्ल्ड का, हमारे इस दुनिया का पहला जो नेशन वाइड ग्रीन पार्टी था, उसको न्यूजीलैंड में फाउंड किया गया था, बनाया गया था. देन उसके बाद वो कभी भी, जब वो ग्रीन पार्टी, ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, प्रोटेक्शन करना अपने एनवायरनमेंट का, ये सारा चीज़ इंक्लूड था. इसको न्यूजीलैंड में 1972 में स्टार्ट किया गया था, यही ग्रीन मूवमेंट रोल को. और उसके बाद इसको शुरू करने के बाद कभी भी लोग पीछे मुड़ करके या फिर इससे पीछे नहीं भागे थे. देन वी हैव शिफ्टेड वन होप्स irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world. और इस ग्रीन मूवमेंट से लोगों की क्या क्या उम्मीदें थी, क्या होप करते थे वो, कि इर्रिवोकेबली मीन्स अपरिवर्तनीय ढंग से, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू मीन्स मैकेनिक व्यू के थ्रू, और हॉलिस्टिक व्यू मीन्स कम्प्लीटली व्यू, समग्र दृश्य, एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड. इकोलॉजिकल मीन्स तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो पारिस्थितिक दृश्य होता है. तो ये सारी उम्मीदें लोग लगाए बैठे थे, किससे? ग्रीन मूवमेंट रोल से. ओके, देन इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन perception as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved around the sun. जो ह्यूमन परसेप्शंस है, परसेप्शन मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझना, समझदारी. तो जो ह्यूमन परसेप्शंस है, रिवॉल्यूशनरी मीन्स क्या होता है? क्रांतिकारी. ओके, तो जो कॉपरनिकस थे, उन्होंने सभी लोगों को ये बताया कि लगभग से 16th सेंचुरी में उन्होंने मैनकाइंड मीन्स ह्यूमंस को ये बताया कि जो अर्थ है और जो दूसरे प्लानेट है, मीन्स जो पृथ्वी है और जो दूसरे ग्रह है, उन लोग क्या करते हैं? सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मीन्स वो चारों तरफ घूमते हैं. ओके, देन
For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. और ह्यूमन हिस्ट्री में मीन्स मानव के इतिहास में पहली बार ये चीज़ कहा गया था, या फिर ये चीज़ पूरे वर्ल्ड वाइड में, पूरी दुनिया में ये माना जाता था और माना भी जाता है कि जो अर्थ है वो भी क्या है, एक हमारी पृथ्वी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ओके और हम इस एनर्मस मीन्स वेरी ह्यूज, इतने बड़े जो ग्रह है उसका सिर्फ हम क्या है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और ये जो हमारा अर्थ है वो क्या है, खुद एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब अर्थ को लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों कहा गया है? जैसे कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमको ज़िंदा रहने के लिए खाने की, पीने की, ऑक्सीजन की, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अर्थ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको भी हर एक चीज़ का नीड होगा, और उसकी नीड क्या होगी, तो ग्रीन एनवायरनमेंट, ओके, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। इसलिए अर्थ को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा गया, क्योंकि डे बाय डेज जितने भी एनवायरनमेंट थे, फॉरेस्ट थे, ग्रीन लैंड थे, सारे के सारे क्या होते जा रहे थे, नष्ट होते जा रहे थे। देन इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस which need to be respected and preserved। ओके, सबसे पहले देखते हैं मेटाबॉलिक नीड्स क्या होता है। जो भी हम डेली रूटीन में जो भी काम हम करते हैं उसके लिए हमको जो एनर्जी की नीड होती है, जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वही मेटाबॉलिक नीड होती है। तो उसी तरीके से जो अर्थ होता है उसका भी अपना मेटाबॉलिक नीड होता है। कुछ वाइटल मीन्स कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होते हैं जिसको बहुत रिस्पेक्ट और प्रिजर्व मीन्स संभाल कर रखा गया है। ओके, द अर्थ's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy to future generation. वाइटल मीन्स अगेन इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होना। तो जो अर्थ का इम्पॉर्टेंट साइन है वो क्या है कि इस अर्थ में जितने भी जो लोग हैं उनका हेल्थ क्या होते जा रहा है, तो वो अब पेशेंट बनते जा रहे हैं। मीन्स एनवायरनमेंट हमारा इतना गंदा हो गया है और हमको अब ये चीज़ को रियलाइज़ करना है, इस चीज़ को महसूस करना है कि हम अपने एथिकल ऑब्लिगेशन, मतलब जो हमारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कह सकते हैं, जो अर्थ को लेके हमारी जो जिम्मेदारी है उसको अब हमको महसूस करना है और हमको अपने इस प्लैनेट का, अपनी पृथ्वी का एक बहुत अच्छा स्टेवर्ड्स मतलब गार्ड बनना है, ताकि हम इतने रिस्पॉन्सिबल हो सके कि अपने अर्थ को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, जिसके वजह से हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी क्या कर सके, हमारे अर्थ में अच्छे से सर्वाइव कर सके। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. Okay, sustainable development, economic development without depletion of natural resource. Okay, मतलब जो आर्थिक जो डेवलपमेंट, आर्थिक जो विकास होता है लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्रकृति के संसाधन है उसका कोई नुकसान ना हो, वो होता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा कब पॉपुलर हुआ, कब फेमस हुआ था? 1987 में, जिसको किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू इसको स्टार्ट किया गया था। देन in its report it defined the idea as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their needs, that is without stripping the natural world of resources future generations would need। और जो ये वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है, उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बताया वो क्या था कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो क्या है, किससे मिलना चाहिए? तो आज के प्रेजेंट मीन्स आज की ज़रूरतों को लेकर के विकसित होना चाहिए, हमको डेवलप होना चाहिए। अगर हम लोग कुछ भी चीज़ को लेकर के अगर आज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए मीन्स हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी चीज़ एनवायरनमेंट में नहीं बचेगा, वो उन चीज़ों से मिल ही नहीं पाएंगे जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत होगी। विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। अगर हम लोग आज कुछ भी चीज़ को अगर हम संरक्षित नहीं रख रहे हैं, प्रोटेक्ट नहीं रख रहे हैं, तो हमारे फ्यूचर जनरेशन को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो कुछ भी रिसोर्सेज इस वर्ल्ड में बचे ही नहीं रहेंगे। इन द जू एट लुश्का
Zambia, there is a cage where the notice reads the world's most dangerous animal. Inside the cage there is no animal but a mirror where you see yourself. अब ये एक जगह का नाम है लुस्का, वहाँ एक जाम्बिया नाम का एक जगह है लुस्का में, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा केज मतलब पिंजरा है और पिंजरे के अंदर एक नोटिस लिखा हुआ है, ठीक है, एक सूचना लिखी हुई है और सूचना में क्या लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। तो जैसे उस केज के अंदर, उस गुफे के अंदर, उस पिंजरे के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे कोई जानवर नहीं है, एक्चुअल में वहाँ पे क्या है, एक मिरर है, एक शीशा है, ठीक है, और उस शीशे में हम किसको देखेंगे, हम खुद को देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस वर्ल्ड के सबसे डेंजरस एनिमल हैं। और ऐसा क्यों कहा गया है ह्यूमन बींग्स को मोस्ट डेंजरस एनिमल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें नुकसान हो रही है, चाहे हम पेड़ काट रहे हैं या पॉल्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी, वो किसके वजह से हो रहा है, हमारे वजह से हो रहा है। और हमारा एनवायरनमेंट हम लोग खुद ही क्या कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्रॉब्लम होगा। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. अब आगे ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी जो एजेंसीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, जो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज़ में, देश में जितने भी जो एजेंसीज़ हैं, उनको उनकी मेहनत के लिए थैंक यू भी कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है, अवेयरनेस लाने की कोशिश की है। डेंजरस एनिमल मीन्स हम ह्यूमन बींग के अंदर क्या लाने की कोशिश की है, उन्होंने जागरूकता लाने की कोशिश की है ताकि हम अपने एनवायरनमेंट में थोड़ा ध्यान दे सकें। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. और उन्होंने क्या रियलाइज़ किया है, विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धि। उन्होंने ये रियलाइज़ किया है कि हम लोग डोमिनेंट होकर के, मतलब अकेले कुछ भी चीज़ को ना करके हम लोग क्या करें, पार्टनरशिप में करें, ठीक है। अगर हम पूरे ह्यूमन बींग्स लोग एज अ पार्टनरशिप वर्क करने लग गए तो हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमको यही बताना चाह रहा है। ओके, Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth. साइंटिस्ट ने ये कैटलॉग किया है, कैटलॉग मीन्स टू बी लिस्टेड, उसका लिस्ट तैयार करना, एक सूची बनाना। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये लिस्ट बनाया है कि 1.4 लिविंग स्पीसीज़ अलग अलग, ठीक है, जितने भी स्पीसीज़ होते हैं उनसे हम लोग ह्यूमन बींग लोग, मेन काइंड लोग क्या करते हैं, अपने अर्थ को शेयर करते हैं, मतलब बांटते हैं। मीन्स इस अर्थ में ह्यूमन बींग्स के अलावा अलग अलग स्पीसीज़, बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. Estimates means होता है आंकलन लगाना। तो जितने भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब ये एस्टिमेट किया कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज़ लोग से हम लोग क्या करते हैं, अपने अर्थ को बांटते हैं, तो उन्होंने आगे ये भी एस्टिमेट लगाया, ये भी आंकलन लगाया कि कुछ ऐसे लिविंग स्पीसीज़ भी हैं जो कि अनकैटलॉग्ड हैं, मतलब जो अभी भी साइंटिस्ट लोगों के लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं, उनके बारे में साइंटिस्ट लोग भी नहीं जानते हैं, ठीक है। और जितने भी जो बायोलॉजिस्ट कहें या फिर हम साइंटिस्ट कहें, उन्होंने ये रिकॉन किया है, रिकॉन मीन्स कैलकुलेट करना, उन्होंने ये कैलकुलेट किया है कि लगभग से 3 to 100 मिलियन, ठीक है, 3 to 100 मिलियन जो और अलग अलग लिविंग स्पीसीज़ हैं वो भी क्या है, अभी लैंग्वेज है। लैंग्वेज मीन्स दुर्बल है, अननेम्ड है, जिनका नाम भी हम नहीं जानते हैं, और वो इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, मतलब वो अभी तक गुमनामी अंधेरे में खोए हुए हैं, क्योंकि साइंटिस्ट लोग भी उन लिविंग स्पीसीज़ के बारे में नहीं जानते हैं और उनको छोड़ करके 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज़ से हम लोग क्या करते हैं, अपने अर्थ को बांटते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा होने के बाद भी और भी कितना दिया हुआ है, 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज़ और है जो अभी इस कैटेगलॉग में या फिर इस लिस्ट में शामिल नहीं हुए हैं। देन वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट इंटर आलिया विद द क्वेश्चंस ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वाज द ब्रांड कमीशन विच हैड distinguished India as one of its members Mr. L.K. Jha। ओके, और एक इंटरनेशनल कमेटी है,
ठीक है, या फिर इंटरनेशनल कमीशन है इंटर एलिया। इंटर एलिया मीन्स क्या होता है, आपस में। तो जो इस इंटरनेशनल कमीशन ने क्या किया है, अपने इंटर एलिया में मीन्स आपस में उन्होंने क्या कर दिया है, जितने भी इकोलॉजी या फिर जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस था, वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चंस को उन्होंने क्या किया था, ब्रांड कमीशन में वो सारे चीज़ को डिस्कस करते थे, हम कह सकते थे, जिसको उन्होंने डिस्टिंग्यूश किया था इंडियन से। और उस इंडियन में एक मेंबर मीन्स हमारे इंडिया का एक मेंबर भी उस कमीशन में शामिल थे। वो कौन थे, मिस्टर LK झा। ओके, द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन। और जो यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में बात किया गया है ना, कि जो ये इंटरनेशनल कमीशन था जिसमें आपस में इंडिया के भी एक मेंबर शामिल थे मिस्टर LK झा, और इसमें उन लोग क्वेश्चंस को, इकोलॉजी के क्वेश्चंस को, एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को क्या करते थे, अपने ब्रांड कमीशन में रखा करते थे, डिस्कशन करते थे, सॉल्व करने की कोशिश करते थे। तो सबसे पहला ब्रांड रिपोर्ट का जो क्वेश्चन ऊपर आता है वो क्या है, Are we to leave our successors a scorched planet of advancing deserts, impoverished landscape and ailing environment? और उस ब्रांड रिपोर्ट का सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आप लोग मीन्स हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग अपने सक्सेसर्स मतलब अपने आने वाले जनरेशन के लिए ऐसा प्लानेट छोड़ के जाएंगे जो कि स्कॉज्ड होगा, मीन्स जो जला हुआ होगा, या फिर जितने भी जो डेजर्ट्स वगैरह हैं, रेगिस्तान लोग हैं, उन लोग सब क्या रहेंगे, नष्ट हो जाए रहेंगे। और इम्पुअराइज्ड लैंडस्केप, इम्पुअराइज्ड मीन्स टू मेड पुअर, जितने भी जो लैंडस्केप है, जितने भी धरती ज़मीन वगैरह हैं, वो सब क्या हो जाएंगी, पुअर हो जाएंगे, मीन्स वो अपनी फर्टिलिटी भी खो देगी, और जो ग्रीन लैंड है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बीमार हो जाएगा। तो क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक बीमार पर्यावरण छोड़ करके जाएंगी। मिस्टर लेस्टर R. Brown in his thoughtful book The Global Economic Prospect points out that the Earth's principal biological systems are four: fisheries, forests, grasslands and croplands, and they form the foundation of the global economic system. Okay, तो मिस्टर लेस्टर R. Brown, वो उनका एक बुक था और वो बुक का नाम था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। उसमें उन्होंने अपने बुक में ये बताया कि जितने भी जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसका जो प्रिंसिपल है, उसका सिद्धांत है, वो टोटल 4 होता है। वो 4 कौन कौन सा होता है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड। ठीक है, फिशरीज मतलब जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स लोग रहते हैं, फॉरेस्ट मतलब तो आप लोगों को पता ही है जंगल, और ग्रासलैंड मीन्स ऐसा लैंड जिसमें ग्रास होता है, एंड क्रॉपलैंड्स मीन्स जिसमें हम लोग क्रॉप को ग्रो करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, यही 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, और वही क्या करते हैं, हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को फॉर्म करते हैं, उसी का वो फाउंडेशन मतलब निर्माण करते हैं। इन चारों के वजह से ही हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो फाउंड होता है। ओके, तो उन्होंने अपने इस बुक में यही बताया है 4 इकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry except minerals and petroleum derived synthetics. और जितने भी इन चारों के साथ बोल सकते हैं, जो भी फूड का सप्लाई किया जाता है वो क्या होते हैं, 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। और इन्हीं 4 सिस्टम की वजह से हम लोग इंडस्ट्री में जो उद्योग वगैरह होता है उसमें सब क्या करते हैं, हम लोग कुछ रॉ मटेरियल मीन्स जो कच्चा माल होता है, फिर वो जाता है वहाँ प्रिपेयर होके, फिर वो कुछ नया चीज़ बनता है। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, इन चारों के वजह से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्री में वो पहुंचता है, किसको छोड़ करके, मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ करके। मिनरल और पेट्रोलियम कैसे यूज़ होता है, तो वो सिंथेटिक्स यूज़ होता है। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल सबस्टेंस, जिसको हम लोग खुद क्रिएट करते हैं। तो इन चारों में जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं वो इंडस्ट्री में पहुँचता है, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोल्स। ओके, In large areas of the world, human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. Impaired means reduced हो जाना। तो इस वर्ल्ड के लार्ज एरिया में लोग क्या को क्लेम करते हैं कि सिस्टम को, हमारे सिस्टम को,
क्योंकि हमारा ये जो सिस्टम है उसके वजह से हम अनसस्टेनेबल लेवल में पहुंच जा रहे हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जितने भी जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो दिन ब दिन ख़त्म होते जा रही है, कम होते जा रही है, बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन सिस्टम। हम लोगों के रहने की वजह से, हम लोग जिस ढंग से रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट की चीज़ों को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा जो सिस्टम है उसके वजह से जितनी भी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होती जा रही है, इम्पेयर्ड हो जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and cropland deteriorate। और इसके वजह से क्या हो रहा है, जितने भी जो फिशरीज़ हैं वो ख़त्म हो जा रही हैं, जो फॉरेस्ट हैं वो गायब हो जा रहे हैं, जितने भी जो ग्रासलैंड्स हैं वो किस में चेंज हो जा रहे हैं, तो बैरन मतलब बंजर बन जा रहे हैं, जिसका कोई काम नहीं है उस ज़मीन का, और जो क्रॉपलैंड्स वगैरह है वो भी क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। In a protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. Okay. अब सब लोगों को क्या चाहिए, तो सब लोगों को चाहिए प्रोटीन। सब लोग किसके भूखे हैं, तो प्रोटीन के भूखे हैं। तो इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग प्रोटीन को लेकर के भूखे हैं, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, फिशिंग का जो है वो हर एक दिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। मीन्स लोग फ़िश को एज अ प्रोटीन ईट करते हैं, मीन्स प्रोटीन चाहिए तो वो लोग फ़िश खाना स्टार्ट कर देते हैं, और फ़िश खाते हैं तो हर एक दिन जो फ़िश है वो भी क्या होते जा रहा है, हमारा कम होते जा रहा है, घटते जा रहा है। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायर वुड्स फॉर कुकिंग। और पुअर कंट्रीज़ में, गरीब देश में क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेस्ट हैं वहाँ के लोकल, मतलब जिस एरिया में या जिस सिटी में कह सकते हैं लोग रहते हैं, वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट है वो क्या होते जा रहे हैं, डेसिमेट होते जा रहे हैं, रिड्यूस्ड होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग हैं वहाँ रहने वाले, उन लोग क्या कर रहे हैं, उस जंगल का जो लकड़ी है उसको काट करके कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रोक्योर मीन्स क्या होता है, परिश्रम से कुछ भी चीज़ को प्राप्त करना। तो उन लोग फॉरेस्ट से जो भी अपना मेहनत करके लकड़ियाँ ले पा रहे हैं उसको उन लोग अपने कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके वजह से फॉरेस्ट का भी क्या हो रहा है, नंबर रिड्यूस होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। In some places firewood has become so expensive that what goes under the pot now cost more than what goes inside it। और कुछ देशों में क्या हो रहा है, कुछ जगहों में ये हो रहा है कि जो फायरवुड है, जो लकड़ी है जिसको हम लोग जलाते हैं, तो जो कुछ फायरवुड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, कीमती है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट का जो नंबर है वो कम होगा। तो आगे हमको ये बताया जा रहा है कि कुछ कंट्रीज़ में, प्लेसेस में फायरवुड बहुत एक्सपेंसिव है, तो उन लोग कुकिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कि लकड़ी को जला करके खाना बनाते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो उन लोग खाना बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उससे महंगा उनके लिए क्या रहता है, फायरवुड रहता है। ओके। Since the tropical forest is, in the words of Dr. Myers, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction। अब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो डॉक्टर मायर्स के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट क्या है, तो वो क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमारा पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मीन्स हमारा विकास होना। तो हमारे विकास होने का जो मेन है वो क्या है, हमारा पावर हाउस हमारा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि जितने भी जो स्पीसीज़ हैं, जो जीव जंतु, जो लोग हैं, या फिर जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, जो भी स्पीसीज़ हैं, उनका लाइफ क्या होते जा रहा है, ख़त्म होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इसके वजह से बहुत सारे स्पीसीज़ भी अब एक्सटिंक्ट, ख़त्म होने के कगार में पहुंच चुके हैं। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रेसिड मेन काइंड, डेजर्ट्स फॉलो। और हमको ये कहा गया है कि ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि मेन काइंड से मतलब हम इंसानों से पहले क्या आता है, तो हम इंसानों से पहले आता है फॉरेस्ट, जंगल आता है। ठीक है, और हम इंसानों के बाद क्या आता है, तो डेजर्ट्स आते हैं, जो रेगिस्तान होता है, जो पूरा दूर दूर तक जिसमें कोई भी प्लांट्स, ट्रीज़ वगैरह नहीं रहते। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया गया है कि हम ह्यूमन से पहले क्या आ रहा है, आपका फॉरेस्ट आ रहा है, और हमारे बाद ये आ रहा है। तो यहाँ से एक मैसेज हमको बताने की कोशिश की जा रही है, वो क्या है कि जब हम लोग
कि पहले क्या था, फॉरेस्ट था, मतलब हमारा एनवायरनमेंट पूरा ग्रीनरी था, हरा भरा था। लेकिन जैसे ही हम ह्यूमन बींग्स लोग आए, हम उसको किस में चेंज कर दे रहे हैं, तो विदाउट प्लांट और ट्रीज। तो इसके थ्रू हमको मैसेज दिया जा रहा है। ओके, फर्दर देखते हैं अब हम। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. Okay. तो हियर पैट्रीमोनी मीन्स विरासत में, तो जो हमको इस दुनिया को ट्रॉपिकल फॉरेस्ट विरासत में जो हमको प्राचीन समय में ही मिल गई थी, अब वो क्या होते जा रही है, इरोडिंग होते जा रही है, ख़त्म होते जा रही है। हर एक साल, हर गुजरते साल के साथ वो 40 to 50 मिलियन एकड़ क्या होते जा रही है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का एरिया समाप्त होते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. डंग मीन्स जैसे कि हम काउ डंग का यूज़ करते हैं एज अ फर्टिलाइज़र, तो जो यूज़ ऑफ डंग है उसको किसके लिए यूज़ कर दिया जा रहा है, बर्निंग के लिए। मतलब काउ डंग या किसी भी चीज़ को जो हम फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, उसको बर्निंग के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल करके उसको क्या कर दिया जा रहा है, डिप्राइव कर दिया जा रहा है, ख़त्म कर दिया जा रहा है, जिसके वजह से जो हमारा नेचुरल फाइबर है या फिर जो हमारा नेचुरल फर्टिलाइज़र है वो क्या होते जा रहा है, उसका यूजेस नहीं हो पा रहा है। मीन्स एज अ काउ डंग को एज अ हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन उसको फर्टिलाइज़र की तरह ना यूज़ करके उसको हम लोग बर्निंग के लिए, जलाने के लिए इस्तेमाल कर दे रहे हैं। तो हमारा जो ये सॉइल है, इस नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उससे वो डिप्राइव रह जा रहा है, वंचित रह जा रहा है। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. Okay, तो हमारे ऑथर, ठीक है, नानी पालकीवाला ने इसको कब लिखा था, तो 1994 में लिखा था। उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है उनका एस्टिमेट, उन्होंने आंकलन लगाया था कि हर एक गुजरते साल के साथ, ठीक है, जो 5-fold here means 5 times, 5-fold increase in the rate of forest planting is needed. मतलब हमको 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत है। वो 1994 में इसको, इस स्टोरी को लिखे थे और उस टाइम वो बता रहे थे कि 2000 तक, ठीक है, अब तो 2022 चल रहा है, तो उन्होंने बताया था कि 2000 तक 5 times मतलब 5 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है, ताकि हम जितना उनको 2000 में फ्यूल वुड की ज़रूरत थी, वो उसका जो कमी था या जो ज़रूरतें थी वो पूरी हो सके। लेकिन आज 2022 चल रहा है, आज भी इतने ज़्यादा पेड़ हम नहीं लगा पाते हैं। James Spath, the president of the World Resource Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." जेम्स स्पेथ जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बताया कि हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एकड़ क्या कर रहे हैं, जंगल को खोते जा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में हम 1 सेकेंड में 1 एकड़ और हाफ मीन्स 1 और आधा एकड़ जो फॉरेस्ट है उसको हम खोते जा रहे हैं। मीन्स इतने तेज़ी से हमारा जो फॉरेस्ट है वो क्या होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. तो हमारे इंडिया के संविधान 48, ठीक है, 48A मीन्स हमारे आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग हमको ये बताया गया है, ये चीज़ हमको प्रोवाइड किया गया है उस आर्टिकल के थ्रू कि जो हमारे स्टेट हैं, द स्टेट शैल एंडेयर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। मतलब जो हमारा राज्य है वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा हमारे एनवायरनमेंट को, साथ ही साथ प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसको और इम्प्रूव, उसको और अच्छा बनाएगा, और वही हमारा क्या होगा, हमारे फॉरेस्ट को सेफ गार्ड करेगा, मतलब फॉरेस्ट जंगलों की सुरक्षा भी करेगा, और जितने भी जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो जितने भी जंगली जानवर होते हैं उन सबको भी क्या करेगा, वो प्रोटेक्ट करेगा और इम्प्रूव करेगा, ठीक है।
But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन इसका एंग्विश क्या है, इन सब चीज़ों का पीड़ा क्या है, वो ये है कि सच्चाई ये है कि हमारे इंडिया में ना तो कोई लॉ को रिस्पेक्ट करता है, जो भी नियम बनाए जाते हैं उसका ना तो कोई सम्मान करता है और ना ही कोई उसको फॉलो करता है, ना ही अपनाता है और ना ही उस चीज़ को वो करता है। जिस तरीके से 48 आर्टिकल में है कि हमारा जो भी राज्य होगा वो क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, उसको इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ हमारे वाइल्ड लाइफ को भी प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करेगा। लेकिन ये भी जो रूल है, आर्टिकल है, उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं। इसी के लिए हमको बताया गया है कि जो भी लॉज बनते हैं हमारे इंडिया के लोग उसको ना तो रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही उसको वो इन्फोर्स्ड करते हैं या फिर फॉलो करते हैं। For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the Constitution। जैसे कि हमको यहाँ पे एक इंस्टेंस के थ्रू, मतलब एक उदाहरण के थ्रू भी बताया गया है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान क्या कहता है कि जो भी कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है और जो बॉन्डेड लेबर है उसको क्या नहीं किया जाए, एबोलाइज। मतलब जो जात पात को लेके भेदभाव किया जाता है, छुआछूत को लेकर के भेदभाव किया जाता है, और जो लेबर, जो बॉन्डेड मीन्स जो बांधे होते हैं, उन सबको लेकर के जो भेदभाव किया जाता है, इन सब चीज़ों को एबोलाइज्ड मतलब नॉट अलाउड, उसको बंद कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी वो क्या हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। 44 ईयर्स पहले जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसको भी लोग आज इतने शेमलेसली, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करके आज भी कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, बॉन्डेड लेबर, ये सारे जो चीज़ें हैं वो अभी भी चल ही रही हैं। तो इस तरीके से हमको एग्जांपल देके बताया गया है कि अगर कोई भी रूल बनाया जाता है, जैसे कि हमारे संविधान में भी ये चीज़ शामिल है कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग आज ये भी करते हैं, जात पात को लेकर के, छुआछूत को लेकर के, बॉन्डेड लेबर को लेकर के आज भी लोग इसी में ही चल रहे हैं। ओके, फर्दर हमको नानी पालके वाली ये बताते हैं, अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड। ओके, हमारे पार्लियामेंट कमेटी का जो आंकलन था उसके रिपोर्ट के हिसाब से हमको क्या चीज़ को हाईलाइट किया गया है, किस चीज़ को उजागर किया है, वो ये है कि हम लोग किसके बहुत करीब हैं, कैटास्ट्रोफिक डिप्लीशन, मतलब हम लोग आपत्तिजनक बोल सकते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है, इंडिया का जो भी फॉरेस्ट है वो पिछले 4 डिकेड्स मीन्स पिछले 40 सालों में बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, बहुत आपत्तिजनक सिचुएशन में पहुंच चुका है, बहुत तरीके से नुकसान हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमेटी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फॉरेस्ट दिन ब दिन बस ख़त्म होते जा रहे हैं। इंडिया according to reliable data is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा मीन्स, रिलायबल मीन्स होता है विश्वसनीय। ठीक है, मतलब जो डाटा या फिर जो रिपोर्ट जो बहुत विश्वसनीय है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा इंडिया क्या कर रहा है, हर गुजरते साल के साथ हर एक साल 3.7 मिलियन एकड़ इतना वो फॉरेस्ट क्या कर रहा है, लॉस करते जा रहा है। Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless। बड़ी बड़े जो एरियाज़ है, बड़ी बड़ी जो ज़मीन है जिनको इसी के लिए मतलब फॉरेस्ट के लिए उसको क्या किया गया था, अनुमति दी गई थी। अगर आज हम देखें तो वो जो एरियाज़ है वो क्या हो गई हैं, ट्रीलेस हो गई हैं, मतलब उसमें एक भी पेड़ पौधे नहीं हैं। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics। ठीक है, मतलब ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट के थ्रू जो भी रिपोर्ट निकाला जा रहा है कि हम हर एक साल इतना फॉरेस्ट क्या कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअल रिपोर्ट देखें तो जो गवर्नमेंट का रिपोर्ट है उससे 8 गुना ज़्यादा हम फॉरेस्ट, 8 गुना ज़्यादा हम जंगल खोते जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के रिपोर्ट में भी इतना ज़्यादा उसमें मेंशन, अब सोचिए उससे 8 गुना ज़्यादा हम हर एक साल क्या कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को लॉस करते जा रहे हैं। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated। Okay, तो जो
यूनाइटेड नेशन है उनके थ्रू जो सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफी के थ्रू क्या किया गया था, जो भी स्टडी किया गया था, जो भी उन्होंने परीक्षण किया, उससे हमको क्या पता चला, उन्होंने हमको ये चेतावनी दी कि जो हमारा पर्यावरण है वो दिन ब दिन बहुत बुरी तरीके से नष्ट होते जा रहा है, जो कि अगले 88 कंट्रीज़ को उन्होंने खोजा। ठीक है, 88 कंट्रीज़ को उन्होंने बताया कि वो उनके लिए पर्यावरण का नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factor distorting the future of human society। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि दिन ब दिन जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन मीन्स हमारे देश में जितनी भी संख्या जो जनसंख्या जो बढ़ती जा रही है, वो सबसे एक अहम हमारा बोल सकते हैं हमारे ह्यूमन सोसाइटी का, हमारे समाज का एक सबसे बड़ा परेशानी है। ठीक है, It took mankind more than a million years to reach the first billion। अब हमको हिस्ट्री बताया जा रहा है कि सबसे पहले साल में मैनकाइंड को मतलब ह्यूमंस को कितना टाइम लगा था, इट टेक मोर देन 1 मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन। मतलब ह्यूमन काइंड को 1 बिलियन फर्स्ट बिलियन होने के लिए 1 मिलियन से भी ज़्यादा समय लगा था। ठीक है, फर्स्ट बिलियन रीच करने के लिए मतलब ह्यूमनों का जो पॉपुलेशन है वो 1 बिलियन होने के लिए 1 मिलियन साल से भी ज़्यादा लगा था। फर्दर दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800। और ये वर्ल्ड पॉपुलेशन कब का है, लगभग से 1800 का है। बाय द ईयर 1900 अ सेकेंड बिलियन वॉज एडेड एंड द 20th सेंचुरी हैज़ एडेड अनदर 3.7 बिलियन। देखिए ये 1800 में 1 बिलियन होने के लिए 1 मिलियन से ज़्यादा साल लगा था, और उसके बाद 1900 में एक और बिलियन उसमें जुड़ गया, मतलब कितने हो गए, 2 बिलियन हो गए। और 20th सेंचुरी में लगभग से 3.7 बिलियन मतलब टोटल कितना हो गया, 5.7 बिलियन पॉपुलेशन हमारे इस यहाँ का हो गया। देन द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। ये तो उस टाइम का बात है जब नानी पालकीवाला ने इस स्टोरी को लिखा था, उस टाइम का पॉपुलेशन का वो आंकलन बता रहे हैं कि 5.7 बिलियन तक था। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 1 मिलियन। और हर चौथे दिन जो दुनिया का जो जनसंख्या है वो 1 मिलियन क्या होते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। Fertility falls as incomes rises, education spreads and health improves, thus development is the best contraceptive। ठीक है, fertility falls and as incomes rise। फर्टिलिटी फॉल्स मीन्स क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई लिखाई ये सब जब फैलते गया, लोगों का हेल्थ उससे क्या होते गया, इम्प्रूव होते गया। जो फर्टिलिटी मतलब जो पॉपुलेशन था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा अगर लोग क्या हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे। और हमको ये बताया जा रहा है कि जो हमारा डेवलपमेंट है मतलब जो हमारा विकास है वो सबसे अच्छा क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, मीन्स गर्भ निरोधक है। जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो वो किससे होगा, हमारे विकास होने से, हमारे एजुकेटेड होने से। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज। लेकिन अगर आज भी दिन ब दिन जनसंख्या इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे तो हमारे इस दुनिया का कुछ भी विकास नहीं हो पाएगा। The rich get richer and the poor beget children which condemns them to remain poor। जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाएंगे और जो गरीब हैं वो उसी स्थिति में और गरीब ही रहेंगे। More children does not mean more workers, merely more people without work। मोर चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चों का ये मतलब नहीं है कि उन लोग ज़्यादा काम करेंगे, मतलब जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि जितने ज़्यादा लोग रहेंगे वो लोग क्या रहेंगे, बिना काम के रहेंगे, विदाउट वर्क रहेंगे। It is not suggested that human beings be treated like cattle and compulsorily sterilized। और हमको ये सजेशन नहीं दिया जा रहा है कि जो ह्यूमन बींग है उसको हम कैटल्स मतलब जानवरों की तरह उनके साथ ट्रीट करें, और ना ही किसी को हम स्टेरिलाइज्ड करें मतलब उनके ऊपर बाध्य लगा दें कि यही मतलब उनको इस हर एक चीज़ करने में क्या है, रोक है।
but there is no alternative to voluntarily family planning without introducing an element of caution। लेकिन ये भी बताया जा रहा है हमको कि अगर लोगों को हम स्टेरिलाइज्ड मतलब उनके ऊपर बाध्य नहीं लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि लोग वॉलेंटरी मीन्स स्वैच्छिक खुद से अपने फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे जब तक कि हम उनको फोर्सफुली ये ना समझा दें कि उनको फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। The choice is really between control of population and perpetuation of poverty। अब हमको ये बताया जा रहा है कि ये हमारी चॉइस है। क्या चॉइस है कि अगर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन जनसंख्या को नियंत्रण कर लेना या फिर जो हमारा पुअर्टी है गरीबी है वो क्या रहेगा अभी भी स्थिर ही रहेगा। मीन्स हम गरीब रहकर ही जीना चाहते हैं या फिर हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together। अफ्रीका और अमेरिका का पॉपुलेशन को अगर हम एक साथ भी मिला दें हम तो भी हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन का एस्टिमेट है उसका आंकलन है वो 920 मिलियन से भी ज़्यादा है। No one familiar with the condition in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutments unless population control is given topmost priority। और इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो हमारे इंडिया में लोग रहते हैं उनका जो भी कंडीशन है जो भी परिस्थिति है इसको लेके कोई डाउट नहीं है कि उनका जो डाई हो रहा है मतलब जो लोग हमारे इंडिया में मर रहे हैं वो किसके वजह से मर रहे हैं। तो कई लोग भूख के वजह से मर रहे हैं, कई झोपड़ी में जो लोग रहते हैं भूख के वजह से मर रहे हैं, घर नहीं है उनके पास। और हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी होना चाहिए। मींस उसी को हमको प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम अपने इंडिया का पॉपुलेशन को क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी अ ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानिट। और हमने देखा कि सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री में मीन्स मानव इतिहास में सबसे पहले ये देखा ट्रांसेंडिंग कंसर्न। ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स चिंता से परे, ठीक है, कि हमको सिर्फ सर्वाइवल हमारे लिए नहीं है, मीन्स सिर्फ हम यहाँ नहीं रहते हैं बल्कि हमारा जो प्लानेट है मीन्स हमारा जो पृथ्वी है वो भी क्या किस में काउंट करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको भी हम काउंट करते हैं। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence। तो हमको क्या चीज़ का शुरुआत करना चाहिए कि हम उसका हॉलिस्टिक व्यू मीन्स अ कंप्लीट व्यू, समग्र तरीके से उसका दृश्य लेना कि हम किस तरीके से यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, अस्तित्व में हैं। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइज, इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। जो भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है मीन्स पर्यावरण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो हमारे लिए हमारे मृत्यु को लेकर के कोई सिग्नल नहीं है, हमारे लिए क्या को लेकर सिग्नल है, तो हमारे फ्यूचर का वो एक पासपोर्ट है। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो हमारा जो न्यू वर्ल्ड है मीन्स जो भी जनरेशन चल रही है, जो भी लोग अभी हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो अब अपने अशर्ड मीन किसी भी चीज़ का शुरुआत करना। तो जो हमारा न्यू वर्ल्ड स्टार्ट हुआ है वो इसके साथ हुआ है कि लोग अब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के समझे, इसी के साथ हमारे न्यू एरा या फिर न्यू वर्ल्ड का क्या हुआ है, बिगनिंग हुआ है। इट इज़ अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन अ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट। जो हमारा वर्ल्ड है उसका हॉलिस्टिक व्यू, एक समग्र दृश्य, जो भी इकोलॉजिकल पारिस्थितिक दृश्य है, तो हमको अपने वर्ल्ड को कैसे देखना है, तो एक होल देखना है, मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में हमको सोचना है, ना कि उसको हम टुकड़े टुकड़े लेकर के सोचें, ठीक है। मतलब हम सबको अपने वर्ल्ड को एक मानना है और सब अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है। इंडस्ट्री हैज़ अ मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इस न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल, मोस्ट क्रूशियल मीन्स जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, वो किसका रोल है, तो हमारे इंडस्ट्री का, उद्योग का है। What a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन। तो व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड,
इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ द चेयरमैन ऑफ डू पॉइंट, डू पॉइंट क्या है, डू पॉइंट क्या है, एक इंडस्ट्री है। तो हमको ये बोला जा रहा है कि क्या ऐसा परिवर्तन है जो इससे प्रभावित होगा अगर सारे बिजनेसमैन लोग इसी व्यू से क्या करें, देखें। जो डू पॉइंट, ठीक है, जो इंडस्ट्री है जिनका है मिस्टर एगर एस Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer, और उन्होंने 5 साल पहले खुद को क्या डिक्लेयर किया था कि वो उसके क्या है, इस कंपनी के या फिर इस इंडस्ट्री डू पॉइंट के चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हैं। He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance। ठीक है, और वो बता रहे हैं कि हम लगातार जो यहाँ अस्तित्व में रह रहे हैं, मतलब जितने भी जो प्राणी हैं अगर इस पृथ्वी में अस्तित्व में हैं, वो जीवित रहते हैं, तो हम सब लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी कि हम लोग अपने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस को क्या रह सके, एक्सेल। मीन्स हम अपने एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा विशिष्ट हैं। मीन्स हमको ही क्या करना है, अपने पूरे एनवायरनमेंट का टेक केयर करना है। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words। और मार्गरेट थैचर जो कि एक प्राइम मिनिस्टर थी, तब उस टाइम पे उन्होंने ये कहा कि कोई भी none has passed so decisively into the current coin of English uses as our felicitous words, मतलब किसी ने भी ऐसा डिसिसिवली मीन्स ऐसा क्लियर वर्ड नहीं कहा था जो वर्ड फेलिटिशियस मीन्स वेल चूजन, जो वर्ड उन्होंने कहा था। और वो उनके वर्ड्स क्या थे, नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। उनके जो वर्ड्स थे वो ये थे कि नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ अ लाइफ टेनेंसी विथ अ फुल रिपेयरिंग लीज। और वो ये कहती है हमको कि कोई भी जनरेशन, किसी भी पीढ़ी के पास इस दुनिया में फ्री होल्ड नहीं है। फ्री होल्ड मीन्स परमानेंट ऑनरशिप, कि हम कहें कि ये पृथ्वी सिर्फ हमारा है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कल हमारी भी डेथ हो जाएगी, फिर जो न्यू जनरेशन आएंगे तो ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा परमानेंट रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर और न्यू जनरेशन आ जाएंगे। इसलिए जो ये मार्गरेट थैचर है वो कहती है कि किसी जनरेशन के पास में ये राइट नहीं है या फिर वो फ्री होल्ड नहीं है हमारे इस अर्थ में। हम जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं, यहाँ हम एज अ टेनेंट, किराएदार के रूप में रहते हैं, जिनको हमको क्या करना चाहिए, अपने अर्थ को रिपेयर करके रखना चाहिए, मीन्स उसका टेक केयर करना चाहिए। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, we have not inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children। और मिस्टर लेस्टर ब्राउन के अकॉर्डिंग देखें तो वो क्या कहते हैं कि हमने इस अर्थ को, इस दुनिया को अपने पूर्वजों से विरासत में नहीं पाया है, बल्कि हम अपने आने वाले बच्चों से, ठीक है, उनसे हमने इस पृथ्वी को क्या किया है, उधार में लिया हुआ है। बताना ये चाहते हैं कि हमको ये अर्थ, हमारी पृथ्वी विरासत में नहीं मिली है, कि हमको अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है कि हम अपने बच्चों से अपने इस पृथ्वी को क्या में ले रखे हैं, उधार में ले रखे हैं, और इसका हमको टेक केयर करना है ताकि हम अपने बच्चों को क्या कर सकें, अपने फ्यूचर जनरेशन को इस एनवायरनमेंट को एक अच्छी तरीके से दे सके, ताकि वो भी इस वर्ल्ड में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये स्टोरी कंप्लीट होता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन था, जिसमें हमको एनवायरनमेंट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज दिया गया है। और हम लोग जो अभी हैं, आप लोग हैं, हम आज क्या है, टुडेज़ जनरेशन है, और हमको क्या करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट का टेक केयर करना चाहिए।